नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दिल्ली सल्तनत काल को पूरा किया। उसके अंदर आने वाले 5 वंशों का हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने दोस्तों मुगल शासन का अध्ययन किया और आज हम बात करेंगे दोस्तों मुगल शासन व्यवस्था एंड सैन्य व्यवस्था की। यदि आपने दोस्तों पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप दोस्तों उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाएगी, वहाँ पर पे आप जुड़ जाइएगा, जहाँ से आपको दोस्तों इन नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और इन नोट्सों का दोस्तों बार बार रिवीजन कीजिए। आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों वादा है मेरा, इन्हीं नोट्सों से दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा एग्जाम में देखने पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मुगल शासन व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि प्रशासनिक विभाजन कैसा था। तो मुगलों के अंदर दोस्तों शासन व्यवस्था तो जो थी वो उसमें सबसे जो बड़ा आता था वो आता था साम्राज्य। यानी कि दोस्तों जैसे हमारे जैसे सबसे बड़ा होता है भारत देश है, उसके बाद में उसमें राज्य हैं, उसके बाद में दोस्तों उसके अंदर जिले हैं, जिलों के अंदर दोस्तों तहसीलें हैं, तहसीलों में दोस्तों पंचायत समितियां हैं, ग्राम पंचायत है, ऐसे है। उसी प्रकार दोस्तों जो प्रशासनिक विभाजन था मुगलों का, उसमें सबसे बड़ा जो आता था वो आता था साम्राज्य। फिर उसके बाद में आता था दोस्तों सूबा, सूबा के बाद में आता था दोस्तों सरकार, और सरकार से छोटा था दोस्तों परगना। और दोस्तों सबसे जो छोटी इकाई थी प्रशासनिक विभाजन की मुगल में वो थी दोस्तों गांव। मुगलों की शासन व्यवस्था में प्रशासनिक विभाजन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, और सबसे बड़ी जो इकाई थी वो थी साम्राज्य। इसके बाद हम बात करें दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की। तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम व्यक्ति सम्राट होता था। दोस्तों केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम जो व्यक्ति हुआ करता था वो सम्राट होता था। राज्य की समस्त सैनिक असैनिक शक्तियाँ दोस्तों सम्राट में निहित होती थी। दोस्तों राज्य की जितने भी दोस्तों सैनिक असैनिक शक्तियाँ जो सम्राट में निहित हुआ करती थी। इसके बाद हम बात करें कि दोस्तों सम्राट के पदाधिकारी, एक दृष्टि में हम देख लेते हैं कि सम्राट के पदाधिकारी कौन कौन से हुआ करते थे। जिस प्रकार दोस्तों आज हमारे मंत्री हुआ करता है, राष्ट्रपति हुआ करता है, और दोस्तों इसके अलावा जितने भी दोस्तों अन्य छोटे मोटे मंत्री होते हैं, विधायक हो गया, सांसद हो गया, उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग लोगों के पद बटे हुए होते थे। उस समय मुगल व्यवस्था के अंदर भी दोस्तों ऐसे कुछ पद हैं जो सम्राट के अधीन आते थे, सम्राट के पदाधिकारी थे। उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इनमें आता था दोस्तों वजीर। दोस्तों वजीर का पद आता था दोस्तों मुगल शासन में। इसके अलावा दोस्तों शाही दीवान हुआ करता था, मीर बख्शी हुआ करता था, सदर उस सुदूर हुआ करता था, काजी उल कुजात हुआ करता था, मीर ए सामा, मीर ए आतिश। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो दोस्तों जो वजीर हुआ करता था वो दोस्तों एक प्रधानमंत्री के बराबर हुआ करता था। और जो शाही दीवान होता था दोस्तों, शाही दीवान का मतलब है दोस्तों जो अकाउंट होता था, यानी कि दोस्तों हम बात करें खजाने की जो देख रेख करने वाला होता था, वित्त मंत्री हुआ करता था उस समय शाही दीवान, वित्त मंत्री कहलाता था शाही दीवान। इसके बाद में हम बात करें मीर बख्शी की। तो दोस्तों जो मीर बख्शी होता था वो सैन्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सैन्य विभाग मतलब जितना भी सेना का जो कार्य होता था वो मीर बख्शी संभाला करता था, सैन्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों सदर उस सुदूर जो है वो धार्मिक मामलों का मंत्री हुआ करता था। दोस्तों धार्मिक जितने भी कार्य हुआ करते थे उनका देखभाल का जिम्मा किसके अंदर था, वो था दोस्तों सदर उस सुदूर के अंतर्गत। इसके बाद में है काजी उल कुजात। तो दोस्तों काजी उल जो कुजात है वो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। दोस्तों एक तरह से अगर हम कहें कि ये दोस्तों जो एक तरीके से वकील के जो ऊपर जो होता है जज, उस तरह दोस्तों ये कार्य करता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों मीर ए सामा। तो दोस्तों शाही घराने की दोस्तों देखभाल करने वाला व्यक्ति मीर ए सामा कहलाता था। इसके बाद में है दोस्तों मीर ए आतिश का जो पद हुआ करता था दोस्तों वो तोपखाने के प्रमुख अधिकारी का हुआ करता था। दोस्तों मीर ए आतिश यानी कि जो दोस्तों तोपखाने का प्रमुख अधिकारी होता था उसका हुआ करता था दोस्तों। इसके बाद हम देखें दोस्तों मीर ए बहर। तो दोस्तों मीर ए जो बहर है वो जल बेड़े का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। दोस्तों जो जल बेड़ा होता था उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था, मीर ए बहर। इसके बाद में है मीर ए मुंशी। पत्राचार विभाग का जो अधिकारी होता था वो मीर ए मुंशी हुआ करता था। इसके बाद में है मोहतसिब। तो धार्मिक अधिकारी को मोहतसिब कहा जाता था दोस्तों। दरोगा ए डाक चौकी। तो दोस्तों डाक और जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था वो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। आज के समय में जो डाक आता है वो दोस्तों उस समय जो डाक का विभाग अधिकारी होता था वो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की। तो दोस्तों औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। दोस्तों
औरंगजेब के समय की बात है कि असद खान नाम का जो पदाधिकारी था उसने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दोस्तों दीवान के पद का कार्य किया था। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट, मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था दोस्तों। मीर बख्शी द्वारा जो सरकत नाम का जो पत्र होता था उस पर हस्ताक्षर कर देता, सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो होता था दोस्तों मीर बख्शी। और जब तक वो मीर बख्शी हस्ताक्षर नहीं करता था सरकत नाम के पत्र पर, तब तक दोस्तों सेना को हर महीने का वेतन नहीं मिल पाता था। और जब दोस्तों मीर बख्शी सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर कर देता था उसके बाद दोस्तों सेना को हर महीने का वेतन मिल पाता था। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों प्रांतीय प्रशासन की, तो दोस्तों प्रांतों को सूबा कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था तो दोस्तों सूबा कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन को व्यक्तिगत करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, अकबर को जाता है दोस्तों। प्रांतीय व्यवस्था को, प्रांतीय प्रशासन को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है दोस्तों अकबर को जाता है। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का प्रतिरूप था दोस्तों। प्रांतीय जो प्रशासन था वो केंद्रीय प्रशासन यानी कि हमारी जो वर्तमान समय में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के समान मुगल शासन में प्रांतीय शासन हुआ करता था, प्रांतीय प्रशासन। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट प्रांत के पदाधिकारी। तो दोस्तों प्रांत के पदाधिकारियों की अगर हम बात करें तो पहला था दोस्तों इसमें सूबेदार। दोस्तों यह सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था दोस्तों। इसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। इसे सैनिक एवं न्यायिक अधिकार भी दोस्तों प्राप्त थे दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये सेना के ऊपर भी नियंत्रण रख सकता था। और न्यायिक जो अधिकार होते हैं जिनमें दोस्तों हम चाहें कि न्याय और अन्याय की बात हो तो उनमें भी दोस्तों जो सूबेदार होता था वो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। एक तरह से दोस्तों वो सम्राट की तरह निर्णय ले सकता था। तो इसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था दोस्तों सूबेदार का। इसके बाद में है दोस्तों दीवान। दोस्तों यह प्रांत का वित्त मंत्री होता था दोस्तों। दीवान किसको कहा जाता था, प्रांत के वित्त मंत्री को दोस्तों दीवान कहा जाता था। यह अपने कार्य के लिए दोस्तों केंद्र के प्रति उत्तरदायी था दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसी तरह दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री होता है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री, उसी प्रकार दीवान हुआ करता था मुगल शासन में। इसके बाद में है दोस्तों बख्शी। यह प्रांतों में सेना की देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए था दोस्तों। सेना की देखभाल और निरीक्षण का कार्य किसके अंतर्गत था, बख्शी के अंतर्गत आता था कि कोई सेना किस तरह से कार्य कर रही है, सेना के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सेना की देखभाल का कार्य भी किसके अंतर्गत था, बख्शी के अंतर्गत। इसके बाद में है दोस्तों सद्र। यह प्रांतों में धार्मिक हितों की रक्षा करता था दोस्तों। धार्मिक हितों में जितने भी कार्य होते थे वो किसके जिम्मे हुआ करते थे दोस्तों, सद्र के। इसके बाद में है काजी। तो दोस्तों सूबेदार के बाद यह प्रांत का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था दोस्तों। काजी दोस्तों सूबेदार जो था जिसको दोस्तों धर्म की कानून की रक्षा के लिए बनाया गया था, उस सूबेदार के बाद में दोस्तों प्रांत का सबसे ऊंचा न्यायाधीश कौन हुआ करता था, काजी हुआ करता था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सरकार या जिले का प्रशासन। सरकार या जिले का प्रशासन कैसा था, तो दोस्तों जिले को सरकार कहा जाता था उस समय। प्रत्येक सूबा अनेक जिलों में विभाजित था। जिस प्रकार दोस्तों आज के समय में जो राज्य है वो अनेक जिलों में बटा हुआ होता है, उसी प्रकार मुगल शासन की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रत्येक सूबा जो था दोस्तों वो अनेक जिलों में विभाजित होता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जिले के पदाधिकारियों की, तो दोस्तों सरकार या जिले के पदाधिकारियों की अगर हम बात करें तो इसमें आता है दोस्तों पहला फौजदार। यह जिले का प्रमुख अधिकारी था दोस्तों। यह सैनिक अधिकारी होता था। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसका मुख्य कार्य होता था दोस्तों। जो जिला होता था उस समय उसको दोस्तों सरकार भी कहा जाता था और उसका जो प्रमुख कार्य होता था कानून व्यवस्था का वो कौन देखता था दोस्तों, फौजदार। इसके बाद में है दोस्तों अमल गुजार। तो दोस्तों यह जिले का वित्त अधिकारी होता था दोस्तों। जिले का वित्त अधिकारी अलग होता था दोस्तों, और जो दोस्तों सेंटर यानी कौन केंद्रीय की अगर हम बात करें तो वो अलग हुआ करते थे उस समय भी, और आज भी दोस्तों अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों अलग अलग होते हैं। उसी तरह दोस्तों मुगल शासन में भी ऐसा ही था। अमल गुजार जो था दोस्तों वो जिले का वित्त अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद में है दोस्तों काजी। तो यह जिले का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें कि परगने के प्रशासन की, तो दोस्तों परगने का प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था सिकदार। इसके बाद में है दोस्तों गांव का प्रशासन। तो दोस्तों गांव सबसे छोटी इकाई है मुगल शासन व्यवस्था में। मुगल शासक गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे दोस्तों। मुगल शासक जो होते थे वो गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतें ही अपने गाँव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। यानी कि दोस्तों जो गाँव होते थे उन पर शासक जो होता था मुगलों का वो उस पर ध्यान नहीं देता था। गांव दोस्तों एक स्वायत्त संस्था मानी जाती थी उस समय, यानी कि दोस्तों गांव के खुद के लोग
यानी कि उस पंचायत का मुखिया या जो भी दोस्तों उस गांव की देखभाल करता है वो स्वयं दोस्तों उस गांव की सफाई की, शिक्षा की, सुरक्षा की, सबकी खुद ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों गांव की दोस्तों उस समय मुगल शासन में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद में है दोस्तों गांव का मुख्य अधिकारी दोस्तों कौन होता था, वो होता था दोस्तों गांव का प्रधान, जिसे दोस्तों खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था दोस्तों। यानी कि गांव के अंदर का प्रमुख व्यक्ति ही दोस्तों गांव को संभालता था, ये शासक के अधीन नहीं आता था। उसकी सहायता के लिए दोस्तों एक पटवारी होता था जो राजस्व कार्यों को देखता था। राजस्व कार्यों को देखने का काम करता था दोस्तों गांव में पटवारी करता था। और जो गांव का मुख्य अधिकारी होता था उसको ग्राम प्रधान भी कहा जाता था और खुद या मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था इसको। इसके बाद में है दोस्तों मुगल काल में पटवारी को राजस्व का एक प्रतिशत दस्तूरी यानी कि कमीशन के रूप में दिया जाता था। जो दोस्तों मुगल काल में पटवारी हुआ करता था गाँव में, उसको दोस्तों राजस्व के रूप में दोस्तों 1% दस्तूरी यानी कि जिसको हम कहें कि कमीशन के रूप में दिया जाता था 1%। इसके बाद में हम बात करें कि सैन्य व्यवस्था, तो दोस्तों इसमें सैन्य व्यवस्था में हम बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था की। मनसब फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका तात्पर्य है किसी व्यवस्था में किसी का स्थान, अर्थात किसी सरकारी सेवा में मनसब उसकी स्थिति का सूचक है दोस्तों। मनसबदारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दोस्तों मनसब जो है वो एक फारसी शब्द है और इसका तात्पर्य होता है किसी व्यवस्था में किसी का स्थान, अर्थात किसी का पद दोस्तों जो सरकारी सेवा में होता है वो मनसब की स्थिति का सूचक हुआ करता था। मध्य एशिया में सर्वप्रथम मंगोलों ने दोस्तों यह व्यवस्था शुरू करी थी दोस्तों मनसबदारी की। मंगोलों ने दोस्तों ये व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू करी थी। भारत में इस व्यवस्था को अकबर ने 1575 में प्रारंभ किया था। अकबर से पहले दोस्तों मध्यकालीन व्यवस्था में सरकारी सेवकों के 3 वर्ग हुआ करते थे दोस्तों। अकबर के पहले भी दोस्तों मध्यकालीन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उस समय भी दोस्तों सरकारी सेवक जो हुआ करते थे उनके 3 पद होते थे। पहला दोस्तों सैनिक अधिकारी, दूसरा दोस्तों लेखा अधिकारी और तीसरा हुआ करता था दोस्तों बुद्धिजीवी वर्ग। ये 3 वर्ग हुआ करते थे दोस्तों। अकबर ने इन तीनों को मिला दिया और सभी दोस्तों क्या कहलाए, मनसबदार कहलाए दोस्तों। इन तीनों पदों को मिला दिया अकबर ने 1575 के अंदर और मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ कर दी और ये तीनों मिलकर के अब क्या कहलाने लगे, मनसबदार कहलाने लगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था की। मनसबदारी व्यवस्था के 2 मुख्य सिद्धांत थे दोस्तों। सभी मनसबदार व्यक्तिगत रूप से सम्राट के अधीन थे, यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें पर्सनली तो वो दोस्तों सम्राट के अधीन हुआ करते थे। प्रत्येक मनसबदार को 2 पद दिए जाते थे दोस्तों। एक तो दोस्तों जात पद और दूसरा दोस्तों सवार पद। जात पद और सवार पद का क्या मतलब है दोस्तों, तो दोस्तों मनसबदार का व्यक्तिगत दर्जा था जो उसकी वरिष्ठता का सूचक था। जात पद से ही उसका दोस्तों वेतन निर्धारित होता था दोस्तों। इसके बाद एक आता था दोस्तों सवार पद। तो दोस्तों इससे एक मनसबदार को कितने घोड़े तथा घुड़सवार रखना है यह निर्धारित होता था दोस्तों। सवार पद का मतलब है दोस्तों एक मनसबदार को कितने उसके घोड़े दिए जाएंगे, कितने उसको घुड़सवार दिए जाएंगे। और जात पद का मतलब है दोस्तों कितने उसके साथ चलने वाले पैदल सैनिक होंगे। ये दोस्तों जात पद हुआ करता था और सवार पद हुआ करता था। जात पद के आधार पर तो दोस्तों मनसबदार का वेतन निर्धारित किया जाता था। जहांगीर ने दोस्तों सवार पद में दोस्तों 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। 2 अस्पा से तात्पर्य है एक सवार के पास 2 घोड़े और सिंह अस्पा से तात्पर्य है एक सवार के पास कितने घोड़े दोस्तों, 3 घोड़े। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी बल्कि योग्यता इसका मुख्य आधार था। यानी कि दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था उन्हीं को दी जाती थी जिनमें उस मनसब को पाने की योग्यता हो। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दोस्तों मुगल शासन में मनसबदार रहा हो तो उसका पुत्र भी दोस्तों वहाँ पर मनसबदारी में ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि दोस्तों ये वंशानुगत ना होकर के योग्यता के आधार पर मनसबदारी प्रथा जारी थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला दोस्तों मनसबदार कहलाता था। इसके बाद में है 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला उमरा कहलाता था। 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाला दोस्तों अमीर ए आजम कहलाता था दोस्तों। 2500 से ऊपर तक दोस्तों अगर किसी को मनसब प्राप्त थी तो वो अमीर ए आजम कहलाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था की। तो दोस्तों मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हुआ। अकबर ने टोडरमल को शाही दीवान के पद पर नियुक्त किया था दोस्तों। टोडरमल ने 1580 के अंदर दोस्तों आइन ने दहसाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की जो जाब्ती प्रणाली का उत्तम रूप था दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों इसके अंतर्गत प्रत्येक परगने के कानूनगों को यह निर्देश दिया गया कि भूमि को 4 वर्गों में विभक्त करें। दोस्तों टोडरमल के द्वारा प्रत्येक परगने में यह आदेश दिया गया,
कानूनगो को कि दोस्तों प्रत्येक भूमि को दोस्तों कितने वर्गों में बांटा जाए, 4 वर्गों में बांटा जाए। कौन कौन से वो 4 वर्ग थे जिनमें बांटने को कहा गया? पोलज, प्रत्येक वर्ष खेती हो, जिनमें दोस्तों प्रत्येक वर्ष खेती हो उनको पोलज वर्ग में बांटा गया। प्रति, जिसमें एक वर्ष छोड़कर खेती की जाए, यानी कि एक वर्ष खेती कर लेगी, अगले वर्ष खेती नहीं होगी, उसके बाद अगले वर्ष हो, ऐसी दोस्तों भूमि को प्रति कहा गया। इसके बाद में है चांचर, जिसमें 3 या 4 वर्ष में खेती हो दोस्तों, वो चांचर भूमि कहलाती थी। इसके बाद में आती थी बंजर, जिसमें 5 वर्ष से खेती न हुई हो, वो बंजर भूमि के अधीन आती थी। इन 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है, पोलज, प्रति, चांचर और बंजर। ये दोस्तों 4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिनको दोस्तों भूमि के रूप अंतर्गत बांटा गया था। अकबर भू राजस्व के अतिरिक्त प्रत्येक बीघा पर 10 सेर अनाज लेता था, जिसे दहसेरी कर कहते थे दोस्तों। भू राजस्व के अतिरिक्त, यानी कि दोस्तों भू राजस्व कर तो लगता था, उस भू राजस्व कर के अतिरिक्त दोस्तों प्रत्येक बीघा पर, यानी कि एक बीघा पर दोस्तों 10 सेर अनाज लेता था दोस्तों, जिसे दोस्तों दहसेरी कर कहते थे दोस्तों। अकबर ने अजमेर में भू राजस्व घटा करके 1/7 अथवा 1/8 कर दिया था दोस्तों। औरंगजेब के समय में भू राजस्व दोस्तों 1/2 लिया जाता था। इसके बाद में है दोस्तों मुगल काल में कर्षक 3 वर्गों में विभाजित थे दोस्तों, खुदकास्ट, पाहीकास्ट और मुजारियन। ये 3 दोस्तों वर्गों में विभक्त थे, कर्षक, खुदकास्ट, पाहीकास्ट और मुजारियन। मुगल काल में कर्षक 3 वर्गों में विभाजित थे दोस्तों, जिनकी हम बात करेंगे एक एक करके। खुदकास्ट दोस्तों कौन होते थे? यह दोस्तों किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के निवासी थे, यानी कि जो जिस गांव के निवासी हैं दोस्तों, वो उसी गांव की भूमि को अगर बो रहे हैं तो वो खुद काश्त कहलाते थे। इसके बाद में है दोस्तों पाही काश्त। यह किसान दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे, यानी कि मान लीजिए इन किसानों के गांव के अंदर अगर जहां पर भूमि बंजर हुआ करती थी या किसी कारण से वहां पर खेती नहीं कर पाते थे और वो किसान दूसरे गाँव के अंदर जाकर के खेती करते थे, वो पाही काश्त कहलाते थे दोस्तों। इसके बाद में है मुजारियन। यह किसान दोस्तों खुद काश्त किसानों से भूमि किराए पर लेकर के कृषि करते थे, यानी कि दोस्तों उसी गाँव के किसानों से अगर भूमि किराए पर ले ली जाए तो दोस्तों उस किराए पर लेकर भूमि को अगर कृषि योग्य बनाया जाए तो वो दोस्तों किसान कहलाते थे, मुजारियन। इसके बाद में है दोस्तों मुगल कालीन साहित्य। तो दोस्तों मुगल कालीन साहित्य से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं ये क्वेश्चंस भी। तो दोस्तों मुगल कालीन साहित्य के अंदर हम बात करते हैं ग्रंथ का नाम। ग्रंथ का नाम है दोस्तों तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा गया। किसने लिखा दोस्तों? इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे बाबर। विशेषता की अगर हम बात करें तो यह बाबर की आत्मकथा है दोस्तों। ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक-ए-बाबरी। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे बाबर के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों हुमायूंनामा। हुमायूंनामा दोस्तों फारसी भाषा में लिखा हुआ है और ये लिखा था दोस्तों गुलबदन बेगम ने। यह हुमायूं की सौतेली बहन थी दोस्तों, हुमायूं की बहन थी सौतेली, और दोस्तों अकबर की बुआ थी दोस्तों, जो दोस्तों गुलबदन बेगम के नाम से जानी जाती थी, और इसी ने दोस्तों हुमायूंनामा लिखा था। इन्होंने अपना संस्मरण लिखा है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों तारीख-ए-शहरशाही। तारीख-ए-शहरशाही जो है दोस्तों फारसी भाषा में लिखित है, अब्बास खां सरवानी ने ये लिखी थी। शेरशाह के जीवन का इसमें वर्णन मिलेगा दोस्तों आपको। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों अकबरनामा। अकबरनामा दोस्तों अब्दुल्ला फैजी सर हिंदी ने लिखा था। यह दूसरी अकबरनामा लिखी गई है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों अकबरनामा, जो दोस्तों फारसी भाषा में लिखित थी, और ये लिखी थी दोस्तों अबुल फजल ने। इसमें अकबर के शासन के 46 वर्षों का दोस्तों विवरण प्राप्त होता है। अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है। इसका तीसरा खंड दोस्तों आइन-ए-अकबरी, जिसमें अकबर के प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है दोस्तों। और दोस्तों जो अकबरनामा है या आइन-ए-अकबरी है दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में है दोस्तों मुगल काल में अनुवादित ग्रंथ। दोस्तों अकबर ने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया और फैजी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था दोस्तों जो अनुवाद विभाग था उसका अध्यक्ष कौन बनता था दोस्तों? फैजी। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से हुआ। महाभारत का दोस्तों फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर ने, जिसको दोस्तों रजमनामा के नाम से जाना गया। बंदायूनी एवं ट्रक खां के सहयोग से इसका अनुवाद हुआ था दोस्तों। इसके बाद में है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद। ये दोस्तों बदायूनी ने किया था दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें
अथर्ववेद जो है दोस्तों हमारे दोस्तों ऋग्वेदिक काल के 4 वेद में से जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने दोस्तों इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके बाद में है रास्तरंगिणी, रास्तरंगिणी का भी दोस्तों फारसी भाषा में अनुवाद किया गया मौलाना सीरी के द्वारा। इसके बाद में है गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद फेजी ने किया था दोस्तों। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद दोस्तों अबुल फजल ने अनवर ए सुहाइली नाम से किया था दोस्तों। अबुल फजल ने किसके नाम से किया? अनवर ए सुहाइली। दोस्तों पंचतंत्र के अंदर जितनी भी कहानियां हैं उनका फारसी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें दोस्तों मजेदार दोस्तों जानवरों की कहानियां हैं। इसके बाद में है दोस्तों मुद्रा प्रणाली। तो दोस्तों जो मुद्रा प्रणाली है वो मुगल काल में सोने, चांदी एवं तांबे की मुद्राओं का प्रचलन था दोस्तों। मुगल कालीन मुद्रा गोल एवं चौकोर होती थी, जिनमें दोस्तों टकसाल का नाम, सम्राट का नाम और जारी किए गए वर्ष का नाम अंकित होता था दोस्तों। यानी कि टकसाल का नाम यानी कि जहाँ से दोस्तों वो मुद्रा बन के आई है, सम्राट का नाम यानी कि जिसके समय ये मुद्रा बनी है उस शासक का नाम, और जारी किए गए वर्ष का नाम दोस्तों उस सिक्के पर अंकित हुआ करता था मुगल कालीन मुद्रा के ऊपर, और ये गोल और चौकोर आकार में हुआ करती थी दोस्तों। सोने की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा इलाही थी, जिसका प्रचलन दोस्तों किसने किया? अकबर ने किया था दोस्तों। इसके बाद में है चांदी की मुद्रा में रुपया महत्वपूर्ण था, इसका प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। इलाही और रुपया में दोस्तों 1:10 का अनुपात था दोस्तों। यानी कि इलाही अगर आपको 1 मिलेगी तो उस समय दोस्तों रुपये दोस्तों उसके समान 10 मिल जाएंगे। जलाली नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन अकबर ने करवाया था, यह रुपये के आधे के बराबर थी। इसके बाद में है दोस्तों मुगल काल में रुपया और दाम दोस्तों 1:40 के अनुपात में थे दोस्तों। अकबर की कुछ मुद्राओं में राम सीता का चित्र अंकित है दोस्तों, और देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा गया है दोस्तों उसके अंदर। इसके बाद में है दोस्तों मुगल काल में आए विदेशी यात्री। दोस्तों राल्फ फिच नामक जो व्यक्ति था 1583 से लेकर के दोस्तों 1591 तक दोस्तों यह अकबर के समय में पहुंचने वाला अंग्रेज यात्री था दोस्तों। इसने फतेहपुर सीकरी एवं आगरा की तुलना लंदन से की थी दोस्तों। इसके बाद में आते हैं दोस्तों मुगल काल में कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में आते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था दोस्तों। जहांगीर ने इसे दोस्तों 400 का मनसब प्रदान किया था कैप्टन हॉकिंस को। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों सर टॉमस रो आए थे 1615 से 1618 ईस्वी में। यह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों। सर टॉमस रो वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ये मुगल काल के अंदर किस शासक के शासनकाल में आया? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रो, जो 1615 में आया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें पित्रो डेला वाले, तो दोस्तों 1623 से लेकर के 1626 के मध्य यह आया था। यह इतावली यात्री 1623 में सूरत पहुंचा था। इस समय जहांगीर शासक था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पीटर मुंडी जो कि 1630 से 1634 ईस्वी में आया था। यह इतावली यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि नेक्स्ट जो यात्री है वो है ट्रेवनियर। यह दोस्तों इटावली यात्री 1638 से 1663 ईस्वी के बीच में भारत की 6 बार यात्रा की। हीरा के व्यापारी होने के कारण दोस्तों हीरा व्यापार के बारे में इसका विवरण महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों है मनुची। 1653 से 1708 ईस्वी के मध्य यह आया था भारत में। यह इटावली यात्री था। यहाँ आकर शाहजहां के अंतर्गत दारा शिकोह की सेना में तोपची की नौकरी कर ली दोस्तों। बाद में चिकित्सक का पेशा अपनाया। तोपची का मतलब होता है दोस्तों तोप खाने को संभालने वाला, तोप चलाने वाला व्यक्ति तोपची कहलाता था। और इसने बाद में दोस्तों मनुची ने चिकित्सक का पेशा अपनाया। पेशा अपनाने से मतलब है दोस्तों चिकित्सक का धंधा किया दोस्तों इसने, या चिकित्सक का कार्य किया। इसके बाद में है दोस्तों बर्नियर। तो दोस्तों बर्नियर दोस्तों 1656 से 1707 ईस्वी के अंदर भारत आया था। शाहजहां के समय में भारत आया और शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया था दोस्तों बर्नियर। तो दोस्तों अपना जो दोस्तों मुगल काल है उसकी जो सैनिक व्यवस्था है और दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हमने जाना है। इसी प्रकार दोस्तों हम 1 बाय 1 सभी दोस्तों जो इंडियन हिस्ट्री के पार्ट हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप वीडियोस को दोस्तों डेली देखिएगा, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।